सो क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। और जब मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज की, मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज की। मैं रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में भी बात करूंगा, मैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बारे में भी बात करूंगा, और मैं यहाँ पे एनारोबिक ट्रेनिंग के भी बारे में बात करूंगा। ठीक है ना। यहीं पे मैं आपको थोड़े बहुत जीन्स के एक्सप्रेशन के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे जीन का एक्सप्रेशन होता है, तो बॉडी में किस टाइप का मसल फाइबर या फिर आप किस टाइप की एक्सरसाइज करने में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहले अगर आपको हेडिंग डालनी है, आप हेडिंग डालिएगा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज आप डाल लीजिएगा हेडिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, और उसका पहला पॉइंट लिखिएगा इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग ऑन मसल्स। ठीक है। मसल्स की जब मैं बात करता हूं, तो आपको समझना पड़ेगा जब मैं रेसिस्टेंस ट्रेनिंग और मसल्स को एसोसिएट करूंगा, तो रेसिस्टेंस ट्रेनिंग में मैं बात करने वाला हूं कोसेंट्रिक, इसेंट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, मसल्स को ट्रेन करते हैं फॉर द स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो जब मैं ओवरऑल बात करता हूँ कि जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ या फिर रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मसल्स पे सबसे पहला क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है आपके मसल्स पे, वो पड़ता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है? हाइपरट्रॉफी का मतलब ये है कि जो आपके मसल फाइबर्स का साइज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। और ये बेसिकली किस में बढ़ता है? ये बढ़ता है आपके टाइप टू मसल फाइबर्स में। देर आर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं फास्ट एंड स्लो, रेड एंड वाइट। और एक इंटरमीडिएट फाइबर होता है जिसको हम कहते हैं, जो मिक्सचर है आपके रेड एंड वाइट का। अगर इनके टेक्निकल नेम्स हैं तो क्या है? स्लो ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर रेड, फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक दैट मीन इंटरमीडिएट टाइप 2A, एंड टाइप 2B क्या होता है आपका? फास्ट ग्लाइकोलाइटिक। ठीक है ना। तो मेजर इफेक्ट आपका किस पे देखने को मिलता है? टाइप 2 मसल फाइबर्स पे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, आइदर 2A और 2B। होता कैसे है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी? बेसिकली आएगी कैसे? तो अगर कोई भी मसल का सेल है, तो जब हम रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक मैकेनिकल लोड क्या करती है, फील करती है। जब मैकेनिकल लोड आपकी मसल्स की मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करता है, तो आपकी जो मैकेनिकल लोड की वजह से कई सारी ऐसी पाथवेज होती हैं जो कि कई सारी अलग प्रोटीन पाथवेज को ट्रिगर करती हैं। सपोज कीजिए, अगर ये एक मसल लाइनिंग है, अब ये लाइनिंग में क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से ब्रेकेज आता है, टूट जाती है ये। तो ये जब ये किसी भी मसल की ओवरऑल जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होती है, तो वो क्या ट्रिगर करती है? वो ट्रिगर करती है आपकी प्रोटीन पाथवेज को। प्रोटीन पाथवेज का बेसिकली काम क्या? प्रोटीन पाथवेज का काम है वापस से मसल को उसकी ओरिजिनल शेप में लेके आना। कैसे लेके आना है? जब ये छोटे छोटे मैकेनिकल स्ट्रेस जब आपकी बॉडी पे होते हैं या फिर मसल्स की लाइनिंग पे होते हैं, ये क्या करती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक पाथवेज को स्टिमुलेट करती है। किसको स्टिमुलेट करती है? एनाबॉलिक पाथवेज को। एनाबॉलिक पाथवेज को ऐसे समझिए कि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होता है, एक हार्मोन होता है, मेल्स के अंदर ज्यादा होता है। वो कैसा होता है? एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है बिल्डिंग, एंड्रोजेनिक का मतलब होता है मेल प्रॉपर्टीज। तो एनाबॉलिक प्रोटीन पाथवेज क्या होती हैं? स्टिमुलेट होती हैं मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से। और स्पेसिफिकली उस पाथवे का नाम क्या है? उस पाथवे का नाम है mTOR। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं mTOR पाथवे। mTOR पाथवे आपने सुना होगा, मैकेनिस्टिक ट्रांसरेसिपिएंट ऐसे करके एक नाम होता है इसका, मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपोमाइसिन, ये इसका नाम होता है। आप और भी बहुत सारी तरीके की पाथवेज होती हैं, जैसे कि एएमपी के पाथवे होती है, आपकी जेके स्टैट पाथवे होती है। ठीक है ना। एमएपी के पाथवे होती है, बहुत अलग अलग तरीके की पाथवेज होती है।
जो अलग अलग तरीके से स्टिमुलेट होती हैं। एक पाथवे ऐसी होती है, जब आपकी मसल का ब्रेकडाउन होता है तो वो कैल्शियम को स्टिमुलेट करती है, और कैल्शियम वापस मसल को क्या सिग्नल भेजता है कि अरे बहुत सारा ब्रेकडाउन हुआ है, कैल्शियम आया है, कैल्शियम बोल रहा है मसल को रिपेयर करवाओ। तो अलग अलग तरीके से हम अपनी एनाबॉलिक प्रोटीन पाथवेज को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और जब आपकी एमटोर पाथवे एक्टिवेट हो जाती है, मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपोमाइसिन, ये एक ऐसी पाथवे है जो कि आपके सेल को क्या करेगी, सेल को, या फिर आप कह लीजिए कि आपके डीएनए, और डीएनए से आरएनए को बोलेगी कि आप प्रोटीन जो स्पेसिफिकली मसल्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, या फिर जो स्पेसिफिकली यहाँ पे लॉस हुए हैं, उन प्रोटीन्स को क्या कीजिए, सिंथेसिस कीजिए। तो एमटोर पाथवे बेसिकली क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। इन सिंपल टर्म्स, मैकेनिकल स्ट्रेस आया, मैकेनिकल स्ट्रेस से या फिर मैकेनिकल लोड से एनाबॉलिक पाथवेज क्या होती हैं, स्टिमुलेट होती है। उस पाथवे का नाम क्या है, एमटोर। एमटोर बेसिकली सेल्स को बोलती है कि डीएनए और आरएनए का एक्सप्रेशन, कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाइए। लो भैया, प्रोटीन सिंथेसिस होने लग गया। इस प्रोटीन सिंथेसिस से अल्टीमेटली आपके मसल फाइबर्स का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है कि जब आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, आपके मायोफाइबर्स, मायोफाइबर्स मतलब आपके मसल सेल्स, और उसके अंदर पाए जाने वाली सार्कोमेयर्स का क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपके सार्कोमेयर्स में एडिशन हो जाता है नई सार्कोमेयर्स का। अलोंग विद दैट आपके जो मायोफाइबर्स होते हैं, जो बहुत सारे, सपोज कीजिए ये एक आपका मायोफाइबर है, ये क्या होते हैं, बहुत सारे मायोफाइबर्स होते हैं। इन मायोफाइबर्स में आपकी क्या होती हैं, बहुत सारी चेन्स लगी होती हैं सार्कोमेयर्स की। इन सार्कोमेयर्स में आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, एक्टिन मायोसिन। ये हैवी हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, इनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आती हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली मायोफाइबर्स और मायोफाइबर्स से सार्कोमेयर जब ज्यादा बनती है, तब यहाँ पे आपका एक जो जीन काम आता है वो होता है आपका मायोजेनिन। मायो का मतलब होता है मसल, और जेनिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करने से हमारा मायोजेनिन नाम का जो जीन है, ये क्या करता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है डीएनए टू आरएनए, और ये ज्यादा मसल फाइबर्स को क्या करता है, बनाता है। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी कैपेसिटी के बाहर, इस जीन का भी एक्सप्रेशन लिमिटेड होता है। आपके किस पे, आपकी हेरिडिटी क्या है, आप किस रीजन को बिलोंग करते हैं, आपकी एथनिसिटी क्या है, इन सब चीजों पे। ठीक है ना। अच्छा, दो चीजें मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कि जो आपकी सार्कोमेयर्स होती है ना, जो आपकी सार्कोमेयर होती हैं, ये चेन्स की तरह लगी होती हैं ऐसे। ठीक है। ये जो चेन्स होती हैं, ये दो तरीके से लग सकती हैं, जैसे कि एक तो सीरीज में, और एक पैरेलल में। मतलब अगर आप इसको ऐसे देखना चाहें यहाँ पे, तो ये एक आपका मायोफाइबर है, पूरा बड़ा। इसके अंदर आपकी सार्कोमेयर्स हैं, मान लेते हैं ये इसमें मान लेते हैं 10 सार्कोमेयर हैं, इस एरिया में इसमें 10 सार्कोमेयर हैं। अब ये 10 सार्कोमेयर या तो आपकी सीरीज में लग सकती हैं, जैसे सार्कोमेयर 1, सार्कोमेयर 2, सार्कोमेयर 3, सार्कोमेयर 4। या फिर ये 10 सार्कोमेयर ऐसे लग सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये सार्कोमेयर का अरेंजमेंट हो गया आपका पैरेलल, और एक हो गया आपका सार्कोमेयर का अरेंजमेंट कैसा, सीरीज में। तो जब सार्कोमेयर्स का अरेंजमेंट आपका सीरीज और पैरेलल में होता है, उसके आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मैं उनके बेनिफिट्स की बात करूं, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जब आपकी सार्कोमेयर्स सीरीज में लगती हैं, तब आपका फोर्स प्रोडक्शन क्या होता है, कम रहता है। क्या होता है, फोर्स प्रोडक्शन आपका क्या होता है, कम होता है। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जब सार्कोमेयर सीरीज में होती हैं, तब आपका जो फोर्स प्रोडक्शन है वो कम रहता है। ठीक है ना। प्लस आपका वेलोसिटी बढ़ जाती है। मतलब फोर्स और वेलोसिटी हमेशा अपोजिट रहते हैं, फोर्स ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो फोर्स ऑब्वियसली कम रहेगा। ठीक है ना।
फोर्स कम हो गया, वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्लस आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। जब आपकी सीरीज में सार्कोमेयर होती हैं तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। जब आपकी सार्कोमेयर पैरेलल में होती हैं तब आपका, ये मान लीजिए, सबसे ज्यादा हाइपरट्रॉफी आपको यहीं देखने को मिलती है, जब आपकी सार्कोमेयर कैसी होती है, पैरेलल में होती है, इंक्रीज्ड हाइपरट्रॉफी। ठीक है। अच्छा, और क्या इफेक्ट देखने को मिलता है आपको? इफेक्ट ये देखने को मिलेगा, मैं बात कर रहा हूं अभी तक रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है। यहाँ देखिए, मायोफाइबर्स और सार्कोमेयर्स इनकी मायोफाइबर्स इंक्रीज हो गए हैं, सार्कोमेयर इंक्रीज हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं हमारे एक्टिन मायोसिन, उनमें भी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है ना। तीसरा इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपका न्यूरल अडेप्टेशन। न्यूरल अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि एक न्यूरॉन जिस मसल को सिग्नल भेज रहा है, तो न्यूरॉन के अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि अलग अलग मसल के हिस्सों को टारगेट करते हैं। तो न्यूरल अडेप्टेशन का मतलब क्या है? एक न्यूरॉन बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन लेके आएगा और मसल के पूरे एरिया को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस और फोर्स ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा आपको फील होएगी, क्योंकि न्यूरल अडेप्टेशन अच्छा है। जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जब हम जिम जाना शुरू करते हैं, तो जिम के जो पहले 8 वीक्स होते हैं, फर्स्ट 8 वीक्स जो होते हैं, उसमें हमारा न्यूरल अडेप्टेशन होता है। क्या होता है? न्यूरल अडेप्टेशन मतलब, सपोज करते हैं ये न्यूरॉन है, ये आपका न्यूरॉन थोड़ा सा गंदा बन गया, देखिए, ये आपका न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के ये 3 एक्सॉन टर्मिनल हैं। ये एक मसल को क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं। पहली चीज, न्यूरल अडेप्टेशन में क्या होगा? फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग में आपका ये जो न्यूरॉन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस रिसीव करेगा, और जब वो रिसीव करेगा तो मसल के, ये मोटर यूनिट 1 है, मोटर यूनिट 2 है, मोटर यूनिट 3 है, तीनों मोटर यूनिट्स को इक्वली सिग्नल भेजेगा। मसल जिसकी वजह से क्या करेगी? फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब आपको रेपिटेटिव मैक्सिमम बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। आफ्टर 8 वीक्स, पहली जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो पहले 8 हफ्ते तक न्यूरॉन में चेंजेस आते हैं। 8 हफ्तों के बाद आपके मसल्स में भी चेंज आते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि मायोजेनिन आ जाएगा, आपकी एमटॉर पाथवे ज्यादा एक्टिवेटेड होंगी। वो 8 वीक्स के बाद की कहानी है। ठीक है। और क्या चीजें देखने को मिलती हैं दूसरा हमें? जो आपकी एंजाइम एक्टिविटी है। एंजाइम एक्टिविटी, कौन से एंजाइम? जैसे कि मान लेते हैं क्रेटीन काइनेस। क्रेटीन काइनेस का काम होता है क्रेटीन और फॉस्फेट के रिएक्शन को फास्ट करवाना। ठीक है ना। मायोकाइनेस मतलब, मायो मतलब मसल, और काइनेस का मतलब होता है फास्ट। मसल की जितने भी एंजाइम्स हैं उनको फास्ट फास्ट क्या कराना? ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करवाना। ठीक है ना। और कौन से एंजाइम्स हैं? जैसे कि आपका फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेस हो गया, आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस हो गया। इन सारे एंजाइम्स की क्या हो जाती है? आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और क्या चीजें देखने को मिलती हैं? जब आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपके टेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, लिगामेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी क्या कहते हैं, इनकी जो कहते हैं ना कि हेल्थ, या फिर आप इसको समझ लीजिए रीजनरेशन पावर अच्छी हो जाती है। तो रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनकी कहते हैं ना कि फाइब्रो फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी का मतलब होता है जो फाइबर्स, या फिर आप कह लीजिए आपके लिगामेंट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, उनको रिपेयर करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। जो आपका कोलेजन है, कोलेजन बेसिकली क्या होता है? एक येलोइश सब्सटेंस होता है जो कि आपके कार्टिलेज मैट्रिक्स में भी देखने को मिलता है आपको। ये क्या है? ये प्रोटीन का स्टिमुलेशन जब आता है तो कोलेजन बढ़ता है, उनकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, लिगामेंट्स की, टेंडन्स की, और वो अच्छे से हील हो पाते हैं एक सेट ऑफ टेंशन के बाद। ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू आपके अच्छे हो जाते हैं सारे। और क्या हो जाती हैं?
बॉडी के अंदर आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स और फॉस्फोक्रेटीन स्टोर्स ये अच्छे हो जाते हैं। तो ये कुल मिला के मैंने आपसे बात करी इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग ऑन मसल्स। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इफेक्ट ऑफ एरोबिक ट्रेनिंग या फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग ऑन मसल्स। मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम एरोबिक ट्रेनिंग ज्यादा करेंगे, एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज्यादा करेंगे? तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। कहीं पे भी वर्ड लग जाएगा जीनेसिस, उसको आप समझ लेना है कि कोई नई चीज बन रही है। माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस होता क्या है? आपका एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है PGC1 अल्फा। ठीक है ना? PGC1 अल्फा ये ऐसा एंजाइम है, अगर ये एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है, PGC1 अल्फा, इसका नाम है बेसिकली, आपको बता दूं, प्रेक्सोसोम प्रोलिफरेटर। ठीक है? अगर आपके बॉडी के अंदर PGC1 अल्फा का जेनेटिक एक्सप्रेशन है, या फिर प्रेक्सोसोम्स प्रोलिफरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा है, तो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। क्या बनेंगे? ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगी, और आपकी बॉडी की ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, मतलब एरोबिक ब्रेकडाउन में, जैसे कि हम क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एरोबिक ब्रेकडाउन, फैट का एरोबिक ब्रेकडाउन, वो अच्छा हो पाएगा। दैट मीन जब आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं तो PGC1 अल्फा, ये आपका जीन का एक्सप्रेशन, वो बॉडी के अंदर ज्यादा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट होने लग जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनने लग जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी बड़ा होने लग जाता है। एक नॉर्मल इंसान और एक इलाइट एथलीट जो कि एरोबिक ट्रेनिंग करता हो, उसके माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बड़ा हो जाता है। दूसरा क्या है कि भैया आपका कैपिलरी डेंसिटी पर मसल फाइबर इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये एक मसल फाइबर है, एक ये मसल फाइबर है, 1, 2 और 3। जब आपकी बॉडी इनएक्टिव होती है तो कुछ कैपिलरीज ही होती हैं जो कि आपके मसल फाइबर्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। बट जैसे ही आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी कैपिलरीज क्या होती हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या नई कैपिलरीज बनती हैं। नई कैपिलरीज सारे मसल फाइबर्स को अलग से ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं, जिसे हम कहते हैं इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी पर मसल फाइबर। ठीक है? अच्छा, जब आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ये भी देखने को मिलेगा, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि एक ट्रांसिशन होता है। ट्रांसिशन कैसा होता है कि आपका जो फास्ट मसल फाइबर होता है टाइप 2A, वो टाइप 2B कन्वर्ट होने लग जाता है आपके टाइप 2A की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं टाइप 2X इज कन्वर्टिंग इनटू टाइप 2A। क्या होता है कि जब हम ज्यादा एरोबिक ट्रेनिंग करने लग जाते हैं तो हमारे जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो कम एक्टिवेट होते हैं, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एक्टिवेट होता है। आपको ये भी मैंने बता दिया, PGC1 अल्फा की वजह से। ठीक है ना? तो मसल फाइबर्स का थोड़ा सा क्या होता है, ट्रांसिशन आपको देखने का मिलता है कि आपके मसल फाइबर चेंज हो गए हैं। ये ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 2 से 5% ही हो सकते हैं। ठीक है? और क्या होता है भैया, आपकी फैट ऑक्सीडेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स अच्छे होंगे तो आपकी बॉडी में फैट ऑक्सीडेशन या फिर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम्स कौन से एक्टिवेट होंगे। एंजाइम्स की जब मैं बात करता हूं तो आपके क्रेब साइकिल में, ऑक्सीडेटिव साइकिल में जितने भी एंजाइम मिलते हैं, जैसे कि सिट्रेट सिंथेस, सक्सेनेट, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डिहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम्स क्या होते हैं,
इनकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि भैया, जब आपने एनारोबिक ट्रेनिंग करी, आपने क्या किया, एनारोबिक ट्रेनिंग करी, और एनारोबिक ट्रेनिंग करने से, एनारोबिक ट्रेनिंग का मतलब यह है कि आपने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करी है, आइदर इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंटिंग, आपने स्प्रिंटिंग करी, ये सारी चीजें करी हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके मसल्स के ऊपर। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग और एनारोबिक ट्रेनिंग समहाउ आपको बुक्स में अलग अलग नहीं देखने को मिलेंगे, बट मैं रेसिस्टेंस ट्रेनिंग को वेट ट्रेनिंग के साथ एसोसिएट करके बताता हूँ, और एनारोबिक ट्रेनिंग को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया है, और वो काफी स्प्रिंटिंग टाइप का वर्कआउट था, तो क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है आपकी एन एरोबिक ट्रेनिंग। ठीक है ना, और एन एरोबिक ट्रेनिंग में भी क्या है आपकी, स्प्रिंट्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एनारोबिक ट्रेनिंग जब हम बात कर रहे हैं तो मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट पड़ता है आपका, कि जो आपका न्यूरल पाथवे है, जो आपका न्यूरल पाथवे है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है एगोनिस्ट मसल्स के लिए। ठीक है ना, जब आप न्यूरल पाथवे की बात करते हो तो आपका यहाँ पे एगोनिस्ट मसल्स के लिए क्या हो जाता है, न्यूरल पाथवे इंक्रीज हो जाता है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ कि ठीक है, एगोनिस्ट पाथवे, एगोनिस्ट मसल्स के लिए न्यूरल पाथवे इंक्रीज हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपका जो फायरिंग रेट है, फायरिंग रेट का मतलब ये होता है कि आपका एक मोटर यूनिट कितना ज्यादा एक्टिवेट रहता है कितनी देर तक, जितना ज्यादा मोटर यूनिट एक्टिवेट रहेगा उतने ज्यादा आपका न्यूरॉन पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ मसल को ज्यादा स्टिमुलेशंस प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम कहते हैं फायरिंग रेट। तो ये आपका इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन में मोटर कॉर्टेक्स एक एरिया होता है, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तीसरा, जो आपके मसल स्पिंडल्स हैं, ठीक है, ये 19% टू 55% हो जाते हैं। जब मैं आपको मसल स्पिंडल्स पढ़ाऊंगा तब मैं ये कॉन्सेप्ट बता दूंगा। चौथा, आपका जो कोलेजन कंटेंट है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। कोलेजन कंटेंट बेसिकली आपका जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके अंदर येलो कलर की मैट्रिक्स होती है, उसका कंटेंट अच्छा हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, जो आपके मायोसिन हैवी चेन प्रोटीन, अब ये क्या होती है, अगर आपको मेरी आप वीडियो देख के आए हो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, तो मायोसिन जो चेन्स होती हैं, वो होती हैं आपकी मायोसिन हेड के नीचे। ठीक है ना, वो चेन्स जो होती हैं उनके एक्सप्रेशन में बदलाव आता है। दो तरीके की मायोसिन चेन्स होती हैं आपकी, रेगुलेटरी और एसेंशियल चेन्स। अब वो हायर फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं कि उनका एक्सप्रेशन कैसे बदलता है, बट यहाँ पे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका एनारोबिक ट्रेनिंग करने से मायोसिन हैवी चेन्स में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। और क्या है, मायोकाइनेस, इसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी एंजाइम है आपका। और क्या है, हम्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका सोडियम पोटेशियम जो है, और जो आपके एटीपी पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, वो एक एटीपी की एनर्जी से काम करता है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, जब आप ज्यादा एनारोबिक ट्रेनिंग करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से एक्टिवेट होता है और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है। जब आप एनारोबिक ट्रेनिंग की बात करते हैं, अरे कहाँ गया, हाँ, जब आप एनारोबिक ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आपका जो फैट मास है ना, वो डिक्रीज हो जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि जो आपका लीन मास है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, जो आपकी मसल
बफरिंग कैपेसिटी होती है। मसल बफरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है आपकी बॉडी के अंदर एसिड बने तो उसको क्या करें, टॉलरेट करने के लिए आपके बॉडी के अंदर इनफ बेस होना चाहिए, जो कि आपकी मसल बफरिंग कैपेसिटी को बताता है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी मसल्स के अंदर काफी ज्यादा बाई कार्बोनेट अवेलेबल है। और एक और एंजाइम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होते हैं आपके कार्नोसाइन। कार्नोसाइन एंजाइम्स। कार्नोसाइन एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, ये दो डाइपेप्टाइड है। ये दो एंजाइम से मिलके बना होता है। एक होता है आपका बीटा एनालीन और हिस्टाडीन। किससे बना हुआ है, बीटा एनालीन और हिस्टाडीन। ये दोनों एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज, या फिर आपके बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको टॉलरेट करने के लिए अच्छा होता है। जिसकी मसल में कार्नोसाइन की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी मसल फाइबर टाइप बहुत ज्यादा फास्ट की तरफ होता ही है। ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा बहुत तुम्हें मसल फाइबर्स के बारे में बताऊं कि कौन सा मसल फाइबर किस जीन के एक्सप्रेशन में आता है, तो उसको भी एक बार समझ लो। अगर मैं बात करता हूँ फास्ट जीन की, आपकी बॉडी के अंदर फास्ट जीन कौन कौन से हैं आपका, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ACTN3, अल्फा एक्टिन प्रोटीन 3। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी मसल कितना फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कर पा रही हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। एक होता है MCT4, ये होता है मोनो कार्बो ऑक्सिलेट ट्रांसपोर्ट 4। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि आपकी एक मसल है, फाइबर है ये, और दूसरा मसल फाइबर है ये। ठीक है ना। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर MCT4 का एक्सप्रेशन अच्छा है तो इस मसल में बनने वाला लैक्टिक एसिड इस मसल में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और दूसरी मसल में चला जाएगा। अगर ये पूरी कैपेसिटी आ गई है कि और लैक्टिक एसिड को टॉलरेट नहीं कर सकती तो दूसरे मसल फाइबर्स पे चला जाएगा। तो MCT4 का एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। जैसे कि एक और होता है आपका ACE, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर ये आपकी बॉडी के अंदर डी अलील है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, बहुत अच्छे से लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर लेगी। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं स्लो जीन की, तो यहाँ पे MCT1, ACE, आई अलील। अलील का मतलब होता है आपके जीन के अंदर कौन सा फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप के अंदर हम अलील्स को पढ़ते हैं। ठीक है ना। और आपका PGC1 अल्फा, ये कुछ जीन्स होते हैं जो आपके मसल फाइबर टाइप्स में अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। तो फास्ट जीन जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, दिखते ही नहीं है। ठीक है ना। बट स्लो जीन्स का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। अगर मसल फाइबर टाइप क्लासिफिकेशन की जब मैं बात करता हूं तो हम बात करते हैं स्लो ऑक्सीडेटिव, फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक और फास्ट ग्लाइकोलाइटिक। ये होती हैं आपकी वाइट, ये होती हैं रेड, और ये होती हैं आपकी इंटरमीडिएट। इन्हीं को आप कहते हैं टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, या फिर टाइप 2X। ठीक है ना। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम ज्यादा होंगे, कैपिलरी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना। ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, फटीक को टॉलरेट कर पाएंगे। लैक्टिक एसिड को क्या करेंगे, हम देर तक टॉलरेट कर पाएंगे, बट हम यहाँ पे फोर्स ज्यादा देर तक प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। वेयर एज जब आपके फास्ट ग्लाइकोलाइटिक होते हैं, यहाँ पे न्यूरल स्पीड ज्यादा होगी, मोटर यूनिट जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, बट लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा, फटीक ज्यादा होगी, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और ये जो है ये दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लेके रखते हैं। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए कि फाइबर टाइप क्लासिफिकेशन कैसा होता है। अब बात करते हैं आपके डाउट्स पे।